Hello dear student, this is Anshuman sir, your physics teacher, and today we are going to discuss our lecture number 2.3, and this lecture is too important because you have to know a lot of things about the light. There are many theories which is given in the respect of that, but mainly there are four theories that we have to discuss today. These four theory change the history of light, and they give the new things टू स्टडी अस राइट। ये जो चार थ्योरीज आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को पता होना चाहिए, तभी आप इसके आगे के डेवलपमेंट को समझ पाएंगे। डियर स्टूडेंट, अभी ये जो आगे के 2 लेक्चर्स थे और ये मिलाकर के 3 लेक्चर्स जो हुए हमारे, ये तीनों इंट्रोडक्टरी लेक्चर थे जो एक आपके बेसिक फाउंडेशन को तैयार करेंगे। अगर ये तीनों लेक्चर आप अच्छे से देख लेते हैं तो कभी भी लाइट से संबंधित कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं आएगा। इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंट फिनोमेनॉज के बारे में डिस्कस किया था कि लाइट की कौन सी डिफरेंट फिनोमेनॉज होती हैं, है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पहले से ही आप जान लीजिए ताकि जब हम अपने सिलेबस को स्टार्ट करें, बेसिकली ये सिलेबस का ही पार्ट है, तो जब हम उस टॉपिक पर आएँ तो आप उसे समझ पाओ कि रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है, रिफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता हों। और जब मैं किसी एक पर्टिकुलर वे में किसी टॉपिक को बताऊं तो वो चीज़ें आपके समझ में आए। डेंसर मीडियम का मतलब क्या क्या होता है, ट्रांसलूसेंट मीडियम का मतलब क्या होता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली बेस्ड है जो 4 थ्योरीज हमारे पास हैं। देयर आर 4 थ्योरीज विच चेंज द history of light, in which these 4 theories are Korpuscle theory, wave theory, electromagnetic theory and quantum theory of light, right। आज की मॉडर्न साइंस में हम क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट को डिस्कस कर रहे हैं। हम लाइट को क्वांटमली क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो इसका मतलब समझेंगे कि क्वांटम का क्या मतलब होता है, क्वांटम शब्द हम क्यों यूज। वी डिस्कस द Korpuscle theory of the light. This theory is given by Sir Isaac Newton इन 1675 की बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से लाइट की शुरुआत होती है। वैसे हमने हिस्ट्री में बात की थी कि लाइट की शुरुआत तो बहुत पहले से हो चुकी थी, लेकिन इसके बारे में जो सबसे ब्रीफ स्टडी न्यूटन ने करी, और न्यूटन ने लाइट के डिफरेंट फिनोमेनॉज को एक्सप्लेन किया कि किस तरह से जो है हम लाइट को रेक्टिलिनियर मोशन में देखते हैं कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। ये तमाम चीज़ें जो हैं हम देखते हैं। न्यूटन ने एक बुक लिखी थी and that book is known by the name is the Optica. This spelling is OPTIKE. तो ये ऑप्टिका जो है, इस बुक में इन्होंने सारी बातें जो है लाइट के रिलेटेड जो है लिखी थी कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लाइट एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। तो ये जो बहुत सारी बातें थी, इन्होंने ऑप्टिका नेम से एक बुक लिखी थी जिसमें ये मेंशन किया था। इसीलिए ऑप्टिक्स, दैट इज़ द ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स ये जो शब्द लिया गया है ये ऑप्टिका, जो न्यूटन की बुक थी ऑप्टिका, उससे लिया गया है। और इसीलिए जब हम लाइट की स्टडी करते हैं तो एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स बना दी गई जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक्स। सो ऑप्टिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द लाइट, जिसमें हम लाइट के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं और समझते हैं, ठीक है। आई होप ये बात मेरी समझ में आ गई होगी कि ये ऑप्टिक्स शब्द कहाँ से आया, राइट। सो ये जो कल्पस्कर थ्योरी थी, कल्पस्कर थ्योरी के अकॉर्डिंग जितनी भी ल्यूमिनस बॉडीज़ होती हैं, ल्यूमिनस बॉडी का मतलब जिनमें अपना प्रकाश होता है, जो लाइट को इमिट करती हैं, जो लाइट को अपने अंदर से निकालती हैं, जितनी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बॉडीज़ होती हैं, दे इमिट द स्ट्रीम ऑफ एक्सट्रीमली माइन्यूट पार्टिकल। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन उन्होंने कहा कि देखो भाई, जितने भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें लाइट होती है, वो बहुत ही छोटे, बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल को क्या करते हैं, अपने अंदर से इमिट करते रहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एयर में आपको जैसे दिखता है कि कुछ है नहीं, लेकिन वहाँ पे डस्ट के पार्टिकल, तमाम माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, वो आपको दिखते नहीं हैं। लाइकवाइज अगर हम कहें कि अगर आपके पास एक ल्यूमिनस बॉडी है और वो लगातार अपने अंदर से जो है कुछ माइन्यूट पार्टिकल्स को निकाल रही है जिसको आप देख नहीं पाते हैं, और वो माइन्यूट पार्टिकल जब आपके आइज़ में जाकर के आपके रेटिना से टकराता है तब उसे आप देख पाते हैं, आपको एक सेंसेशन हो पाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ कि इनके अकॉर्डिंग जितनी भी ल्यूमिनस बॉडीज़ होती हैं सब अपने चारों तरफ एक स्ट्रीम निकालती हैं, एक्सट्रीमली माइन्यूट पार्टिकल जो कि बिल्कुल इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक का मतलब होता है कि कोलिजन, जब भी दो बॉडीज़ में कोलिजन होता है और वहाँ पे एनर्जी का लॉस बिल्कुल से ना हो, तो ऐसे कोलिजन को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, राइट। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप। तो लाइट भी कुछ इस तरह से होता है, वो अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करता। जब वो किसी सरफेस से जाकर के टकराता है और टकरा करके वापस आता है तो उसकी एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता है, इस चीज़ को आप समझिए।
सेकेंड पॉइंट की बात करें, सो ये इलास्टिक पार्टिकल्स होते हैं एंड व्हेन फॉल ऑन द रेटिना देन वी हैव टू प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन। तो हमें वो चीज़ें दिखाई देती हैं जब ये हमारे रेटिना पे गिरता है। तो इसके बेसिस पे, इस थ्योरी के बेसिस पे हमने जो है रेक्टिलिनियर मोशन, कि रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है कि वन डायमेंशनल मोशन, कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चल सकती है ना। तो ये रेक्टिलिनियर मोशन प्रोपोगेशन करता है। रिफ्लेक्शन को हमने एक्सप्लेन कर दिया। रिफ्लेक्शन का मतलब है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अगर लाइट एक पार्टिकल की तरह है, आप एज्यूम करिए कि वो क्रिकेट की बॉल की तरह है, तो जब जा कर के वो दीवार से टकराएगी तो टकरा करके वापस आएगी। तो सिमिलरली जो लाइट है, लाइट के अंदर भी क्रिकेट की बॉल की तरह माइन्यूट पार्टिकल्स हैं जो इलास्टिकली जाकर के किसी सरफेस से टकराते हैं और टकरा करके वापस आ जाते हैं। तो रिफ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम में होगा। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो ये भी चीज़ जो है आप देखते हैं कि अगर आप लाइट को एक पार्टिकल की तरह जूम करें और एक बॉल को, आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे करके देख सकते हैं, जब एक क्रिकेट की बॉल को आप फेंकते हैं और वो जैसे ही पानी में जाता है, मान लीजिए आपके पास कोई वाटर बॉडी है, एक बकेट है, उसमें आपने पानी भर लिया, अब उसमें आपने क्रिकेट की बॉल को फेंका, तो जब क्रिकेट की बॉल को आप फेंकोगे तो जब वो एयर में रहेगा तो उसकी स्पीड तो स्ट्रेट रहेगी, लेकिन जैसे ही वो वाटर में जाएगा आप देखोगे कि वो बॉल जो है डिस्टॉर्टेड हो जाएगा और उसकी वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये छोटे से एक्सपेरिमेंट से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो हमने कल्पस्कर थ्योरी की मदद से विद द हेल्प ऑफ कल्पस्कर थ्योरी वी एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। इसी तरीके से जो है ये नॉर्मल जो फिनोमेना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रेक्टिलिनियर मोशन, ये सब हमने जो है कल्पस्कर थ्योरी से हमने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या हैं कि ये डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब ये डिफ्रैक्शन मैंने आपको बताया था, डिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, कि लाइट जो होती है वो कॉर्नर से मुड़ जाती है ना। तो मुड़ने, अगर कोई चीज़ सीधी जा रही है तो कैसे मुड़ जाएगी? अगर ये पार्टिकल नेचर का है तो कैसे मुड़ जाएगी? जब तक उसके बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं आएगा, है ना। वेव मुड़ सकती है, जो वेव होती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ बगल भी जा रही होगी, इधर भी जा रही होगी, उधर भी जा रही होगी, है ना। तो मेरी आवाज़ मुड़ सकती है ना, वो बेंड हो सकती है। तो लाइट के अंदर भी ये डिफ्रैक्शन वाला नेचर होता है, लेकिन न्यूटन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों होता है कि लाइट मुड़ जाती है। ठीक है, तो ये थ्योरी जो है बिल्कुल फेल हो गई। और इसमें इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है बेटा? इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि जब अगर लाइट वेव है और वो जब आपस में टकराएगी तो क्या होगा? कभी आपको वो आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी, कभी वो आवाज़ कम सुनाई देगी, है ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें, आप लोग जब प्रेयर करते हैं, असेंबली में जब प्रेयर करते हैं तो क्या होता है कि एक तरह से आप बोलते हैं, एक ही वॉइस को एक साथ निकालते हैं, तो वो सभी वेव्स जो निकलती हैं आपके माउथ से, वो सभी आपस में मिल जाती हैं, मिल करके एक लाउड साउंड प्रोड्यूस कर देती हैं, है ना। और उसी के, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो इस तरह से इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस। जब बहुत सारी वेव्स आपस में मिल करके, सेम फ्रीक्वेंसी की वेव आपस में मिल करके किसी भी साउंड के एम्पलीट्यूड को बढ़ा दें, तो ऐसे फिनोमेना को हम कहते हैं इंटरफेरेंस। तो लाइट में भी इंटरफेरेंस देखा जाता है, लाइट के अंदर भी इंटरफेरेंस होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर इसके अंदर इंटरफेरेंस होता है, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है लाइट, तो इसका मतलब ये वेव है, ये मुड़ सकती है, इसका मतलब लाइट भी एक तरह की वेव है। तो जो न्यूटन का कल्पस्कर थ्योरी था वो कम्प्लीटली फेल हो गया। बहरहाल ये बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाए, इसलिए काफ़ी सक्सेसफुल रहा ये। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे आते हैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो जब ये प्रॉब्लम्स आने लगी तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था हाइजेंस। हाइजेंस ने क्या किया 1678 में, जो कि आप देख रहे हैं कि न्यूटन के ही कंटेम्प्रेरी हैं ये, जो है न्यूटन के ही सहयोगी हैं, न्यूटन के ही साथ में हैं, जो है साथ साथ जो है डेवलपमेंट हो रहा है। तो उन्होंने वेव थ्योरी ऑफ लाइट दी। उन्होंने कहा कि लाइट ऐसा है कि लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट जो है वो वेव है ना। वेव का मतलब क्या है? एक डिस्टर्बेंस है किसी मीडियम में। तो लाइट एक तरह का क्या है? वेव है। तो ये चीज़ उन्होंने बताई। और क्योंकि उस समय न्यूटन को बहुत लोग मानते थे, उनकी बातों को बहुत सुनते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में रिसर्च किया था, तो इनकी जो आवाज़ थी वो दबा दी गई और इनकी आवाज़ को नहीं सुना गया, इनकी थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन फर्दर जब डेवलपमेंट हुआ और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, तो वहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ, है ना। ठीक है, इसी तरीके से और भी कुछ साइंटिस्ट में इसमें जुड़े, उन्होंने जो है बहुत सारी बातें बताई। तो ये जो आपकी वेव थ्योरी थी ये सक्सेसफुल होगी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट जो है वो क्या है? द लाइट एनर्जी इज सपोज टू बी द ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर फॉर्म फ्रॉम अ वेव। तो कहने हैं कि लाइट जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है ना। और इसके बेसिस पे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन
और इंटरफेरेंस। ये जो चारों फिनोमेनॉन्स थे जिसको मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया है, अगर उसको आपने देखा होगा तो मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप। तो ये चारों जो फिनोमेनॉन्स थे उसको वेव थ्योरी ने बहुत ही सक्सेसफुली जो है एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या हैं? जैसे कह रहे हैं कि ये वेव है, लाइट क्या है? एक तरह की वेव है। तो वेव आप जानते हो, वेव को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है ना। ये चीज़ साउंड वेव में आपने पढ़ी है कि वेव को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। लेकिन लाइट तो सन से हमारे तक जो है बिना मीडियम के जो है ट्रेवल कर पाता है, और जो है यहाँ वैक्यूम में भी वो ट्रेवल करके आ जाता है। तो ये जो इनकी थ्योरी थी, इसको लोगों ने जो है थोड़ा सा सपोज कम किया कि भाई ये बात ये गलत कह रहे हैं, क्योंकि वेव का नेचर है कि वो मीडियम से ट्रेवल होती है। तो ये चीज़ इनकी गलत साबित होने लगी। हालांकि बाद में आइंस्टाइन ने जो है ईथर हाइपोथेसिस दिया और कहा कि हमारे स्पेस में जो है, स्पेस में एक हाइपोथेटिकल मीडियम है जिसे हम ईथर कहते हैं ना, उसका नाम उन्होंने ईथर रखा। उन्होंने कहा कि स्पेस कुछ नहीं होता, स्पेस भी एक तरह का मीडियम है। लेकिन बाद में ये बात गलत साबित हुई कि वाकई में जो है स्पेस होता है और वहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता है। तो इस तरह से जो ये वेव थ्योरी थी ये भी क्या हो गई? फेल हो गई। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जो है कुछ और बातें करते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास अगली थ्योरी आती है जिसको मैक्सवेल ने रिप्रेजेंट किया था। मैक्सवेल ने दिया और इसको 1862 में दिया था, और इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटो का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैक्सवेल ने बेसिकली क्या किया कि उन्होंने कहा कि लाइट जो है एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर होता है कि वो वैक्यूम में भी क्या कर लेता है? ट्रेवल कर लेता है। अब याद करिए कि पिछले जो अभी मैंने बताया कि जो वेव थ्योरी फेल क्यों हो गई, क्योंकि वेव मीडियम के थ्रू ट्रेवल करता है। लेकिन हमने देखा कि कुछ ऐसे भी वेव्स होती हैं जो बिना मीडियम के ट्रेवल कर सकती हैं, जैसे हम नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं, और उसमें लाइट एक तरह की नॉन मैकेनिकल वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस, आप पढ़ेंगे इसको, मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है आपको फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं जब वो वाइब्रेट करते हैं, है ना, क्योंकि आप जानते हो कि जो वेव होती हैं वो वाइब्रेशन से जनरेट होती हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो, या चार्जेस जो होते हैं जब वो वाइब्रेट करते हैं, तो वाइब्रेशन की वजह से उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जहाँ तक कोई दूसरा चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरा एक बोलने का फील्ड है, मेरी आवाज़ कहाँ तक जा रही है ये मेरा फील्ड है, ठीक है। ऐसे ही एक चार्ज का भी एक फील्ड होता है कि कहाँ तक वो फोर्स लगा सकता है। तो जब कोई चार्ज आप वाइब्रेट करोगे तो आप देखते हो, जैसे ये मान लीजिए कोई चार्ज है, जब इसे आप वाइब्रेट करोगे तो आप देखोगे कि इसमें एक वेव जनरेट हो जाएगी, जिसे आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब जब भी जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ये हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। जब भी कोई चार्ज चलना स्टार्ट कर देता है, मूवमेंट में आ जाता है, तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाता है, ठीक है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसको ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट में हम पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमेशा क्या रहता है? मैग्नेटिक फील्ड रहता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये कॉन्सेप्ट इनके दिमाग में आया कैसे? इन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है ना, इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कैलकुलेट की और लाइट की स्पीड कैलकुलेट की। तो जब इन्होंने दोनों की स्पीड कैलकुलेट की तो उन्होंने देखा कि लाइट की स्पीड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पीड दोनों आपस में बराबर है। तो जब ये चीज़ उन्होंने देखी कि इन दोनों की स्पीड आपस में बराबर है और इससे ज़्यादा स्पीड किसी और की नहीं हो सकती, इसका मतलब क्या है कि लाइट एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, जिसको काफ़ी हद तक माना गया, और आज भी हम जो है इसको यूज़ में लाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को। उसके बेसिस पे ये चीज़ों को हम एक्सप्लेन करते हैं और कहते भी हैं कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो हमारे चारों तरफ फैला है। कुछ वेव्स को हम देख पाते हैं, कुछ वेव्स को नहीं देख पाते हैं। जैसे जो 600 से लेकर के 400 नैनोमीटर के बीच में है, 600 नहीं कहेंगे, 700 नैनोमीटर कहेंगे। 700 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर तक की जो वेव लेंथ है वेव की, वो हम देख सकते हैं, उसे हम विजिबल रेंज कहते हैं, जिसमें आप विबग्योर पूरा पढ़ते हो, है ना। उससे बड़ी को हम क्या कहते हैं? अल्ट्रा वायलेट कहते हैं, और उससे छोटी को हम क्या कहते हैं? अल्ट्रा वायलेट, और उससे छोटे को इंफ्रारेड कहते हैं, ठीक है। तो अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड को हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। आपके रिमोट, आप देखा होगा आपने, रिमोट जो होता है आपके घरों में, टीवी का रिमोट होता है, उस रिमोट में जब आप प्रेस करते हो तो उसकी जो वेव निकलती है उसे आप देख नहीं पाते हो, है ना। वो क्या है? अल्ट्रा रेड है, इंफ्रारेड है, क्या है? इंफ्रारेड है। और
जो गामा रेज होती हैं, जो आप सन के साथ भी कुछ रेज आ जाती हैं, जैसे गामा रेज हो गई, एक्स रेज हो गई, आप लोग एक्स रेज कराने जाते हैं, तो वो सब जो है अल्ट्रा वायलेट रेज की कैटेगरी में आती हैं, वो विजिबल रेंज से ज़्यादा की कैटेगरीज में आती हैं। तो हमारा जो आइज़ है वो केवल विजिबल रेंज के लिए क्या है, अप्लीकेबल है, और उसकी रेंज क्या होती है 700, याद कर लीजिए आप, नैनोमीटर से लेकर के, नैनो का मतलब 10⁻⁹ और 400 नैनोमीटर। तो ये दोनों के बीच की जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसी वेवलेंथ जो होती है, उसी को हम देख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है काफ़ी हद तक जो है एक्सप्लेन कर सका। लेकिन कुछ और फिनोमेना जो है, जैसे एक पोलराइजेशन होता है, ये सब आप पढ़ेंगे 12th में जाएंगे तो और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी नहीं एक्सप्लेन कर पाई। इसके बाद हम आते हैं अगली थ्योरी पे। अगली थ्योरी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। और आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में, हम क्वांटम थ्योरी यूज़ करते हैं। अब देखो, इसको देने वाले जो थे वो मैक्स प्लैंक थे, और ये 1900 की 1900 में जो है ये थ्योरी उन्होंने दी थी, जिसको आइंस्टाइन का भी सपोर्ट मिला था, राइट। बेसिकली ये देखा गया कि लाइट जो है वो कुछ फिनोमेनॉस को एक्सप्लेन नहीं, जैसे अगर हम लाइट को वेव मान लें, तो लाइट को वेव मान के भी हम कुछ फिनोमेनॉस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जिसको आइंस्टाइन ने दिया था, और इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था आइंस्टाइन को इसके लिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है, आप सोलर पैनल से समझ सकते हो। सोलर पैनल पे जब सन की लाइट गिरती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल है, और एक पार्टिकल को एक पार्टिकल ही डिस्प्लेस कर सकता है। इसका मतलब जो लाइट आ रही है उसका पार्टिकल नेचर है। तो एक बार हमने लाइट को क्या माना, पार्टिकल माना, फिर हमने लाइट को वेव माना, फिर फोटो इलेक्ट्रिक एक्सप्लेन नहीं कर पाया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो फिर से हमने लाइट को क्या माना, जो है लाइट को हमने जो है पार्टिकल एज्यूम किया। तो ये थ्योरीज बदल रही हैं। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैक्स प्लैंक ने एक थ्योरी दी, और उन्होंने कहा कि बेसिकली लाइट जो होती है वो एक तरह की रेडिएशन है। रेडिएशन का मतलब क्या है, एक तरह की एनर्जी है जो निकलती रहती है किसी भी ऑब्जेक्ट से। अगर उसके पास हाई एनर्जी है तो वो अपने अंदर से उस रेडिएशन को निकालता रहता है। अब ये रेडिएशन कैसे निकालता है इसको हम समझेंगे। तो जो लाइट है उसके पास दोनों नेचर होता है। प्लैंक ने क्या कहा, लाइट जो है वो दोनों नेचर होता है, उसके पास वेव नेचर भी होता है और उसके पास पार्टिकल नेचर भी होता है। तो अब वेव पार्टिकल दोनों एस्टेब्लिश हो गया, तो लाइट के पास वेव नेचर भी है और लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है। तो इन्होंने एक क्वांटा का थ्योरम दिया, क्वांटा का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि लाइट जो है वो पैकेट्स के फॉर्म में है। ये देख रहे हैं आप, ये पैकेट्स इस तरह से बने हुए हैं, ये छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में है, और इन पैकेट के अंदर फ्रीक्वेंसी भरी हुई है। तो अगर ये पैकेट है, ध्यान से समझिए, ये पैकेट है, इसका मतलब ये पार्टिकल है, और इसके अंदर अगर इस तरह से फ्रीक्वेंसी भरी हुई है, इसका मतलब ये क्या है, ये वेव है। तो ये पार्टिकल भी बन गया और ये वेव भी बन गया, और इसका नाम इन्होंने रखा क्वांटा। क्या नाम रखा, क्वांटा। एंड ईच क्वांटा हैव द एनर्जी एच न्यू। क्या होता है, एच न्यू होता है, ठीक है। ई इज इक्वल टू एच न्यू, जहाँ पे एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसका मतलब एनर्जी एम्पलीट्यूड पे ना डिपेंड करके किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो यहाँ से नया कॉन्सेप्ट निकल करके आया। जैसे आप साउंड वेव में देखते थे, तो साउंड वेव में लाउडनेस की बात करते थे तो कहते थे कि जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी, ठीक है। मतलब साउंड की एनर्जी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लाइट की बात करें, और लाइट एक तरह की वेव है, लाइट अगर एक तरह की वेव है, तो लाइट की एनर्जी जो है उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ये चीज़ आप समझते रहेंगे, बड़ी नई चीज़ है। और ये क्वांटम थ्योरी इसको एक्सप्लेन कर पाया, और इसने पूरे वर्ल्ड को चेंज करके रख दिया। और आज जो है हम क्वांटम युग में जी रहे हैं, और नई नई चीज़ों को हम देख पा रहे हैं। ये सब इसी से पॉसिबल हो पाया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक और डिबोंगली ने भी इसको सपोर्ट किया था। डिबोंगली जो थे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्लैंक के थ्योरी को जो है सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि लाइट जो है वो पार्टिकल भी है और वेव भी है, और अगर इन दोनों को मान लें, हम लाइट को पार्टिकल भी मान लें और वेव भी मान लें, तो हम किसी भी फिनोमिना को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। सो लाइट हैड द डुअल नेचर, दैट इज़ द पार्टिकल एज वेल एज वेव, ठीक है। अब ये लाइट एनर्जी जो होती है वो निकलती कैसी है, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो लाइट एनर्जी निकलने का प्रोसेस ये है, बोहर्स ने भी इसको सपोर्ट किया। अगर आप बोहर के मॉडल को पढ़ोगे तो बोहर्स के मॉडल में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करेगा। कब इमिट करेगा, ये जो E इक्वल टू एच न्यू एनर्जी है, ये इमिट कब करेगा, जब कोई एनर्जी हायर एनर्जी लेवल में, मान लीजिए ये आपके पास दो ऑर्बिट हैं और ये इसका हायर एनर्जी लेवल में है ना,
अपर ऑर्बिट में है और ये जंप करके लोअर ऑर्बिट में आता है। तो बेटा जब ये लोअर से अपर में गया होगा तो इसको कुछ एनर्जी हमको देनी पड़ी होगी, है ना। आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, जिसे आप आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, है ना। इसको आप पढ़ेंगे। तो जितनी एनर्जी ये लेकर के अपर ऑर्बिट में गया था, जब ये लोअर ऑर्बिट में ग्राउंड स्टेट में लौटेगा तो उसको उतना पैसा क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, या उसको उतनी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, वापस करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात आप समझते रहिए। और जैसे ये मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन जंप करके अपने ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो जितनी एनर्जी लेकर के ये अपर स्टेट में गया होगा उतनी एनर्जी क्या करेगा, वापस कर देगा। और जो ये एनर्जी है ये रेडिएशन के फॉर्म में इमिट हो जाएगी, और इसी रेडिएशन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। तो बेसिकली सन के अंदर यही प्रोसेस हो रहा है। सन के अंदर न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, जिसमें बहुत सारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिलकर के हीलियम बना रहे हैं और साथ में बहुत सारे रेडिएशन इमिट कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरी बात समझ पा रहे हैं आप। तो जब भी कोई एटम जुड़ेगा या टूटेगा तो अपने अंदर से एनर्जी को रेडिएट करेगा, और वो रेडिएशन हम तक पहुंच रही है लाइट के फॉर्म में, उसे आप देख पाते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपके समझ में आया होगा और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ी अपने सिलेबस से। तो ये जो 10th का पूरा सिलेबस है, इसमें हम लाइट को एज अ पार्टिकल एज्यूम करके चलेंगे। याद रखना, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसमें लाइट को हम पार्टिकल एज्यूम करके चलेंगे कि लाइट एक तरह का पार्टिकल है। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जब आप क्लास 12th में जाओगे तो वहाँ पे आप ये दोनों चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो बेसिकली एक बेस तैयार हो जा रहा है आपका क्लास 10th में। आप इसको समझते रहिए कि लाइट एक तरह का पार्टिकल है। यहाँ पर हम उन्हीं फिनोमेनॉज की बात करेंगे जो पार्टिकल के थ्रू एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, डिस्पर्शन की बात करेंगे, स्कैटरिंग की बात करेंगे। तो ये जो फिनोमेनॉज हैं इसको हम अपने सिलेबस में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप ये 3 इंट्रोडक्टिव वीडियोज़ आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आपके कई सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, आपको जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आए होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें नई पता चली होंगी आपको। अब इसके बाद से हम जो है आ जाते हैं अपने नए टॉपिक पे जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। ठीक है, पहले आप ये तीनों वीडियोस देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे के लेक्चर्स को देखिए। वीक्स में 2 लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा वीडियोस आपको नहीं देने वाला हूँ, ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर। फिजिक्स के 2 लेक्चर्स आपको वीक में मिलने वाले हैं, आप उसे